नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बेतवा नदी पर हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर जाने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें हादसा करीब 2:30 से 3 बजे के करीब हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर सामने आ रही थी और इसके बाद SDRF की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये दर्दनाक हादसा हुआ है 2 से 3 बजे करीब और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पहले आपको उस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल जो था उसका स्लैब गिर गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वो तस्वीरें आप पहले देखिए। संदीप, हाँ बिल्कुल जिस तरीके से हादसा हुआ और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक उनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एक तूफान था और 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और लोग उस वक्त भी काम कर रहे थे। कुछ लोग उस जो निर्माणाधीन पुल है उसके नीचे लेटे हुए थे तो कुछ लोग ऊपर काम कर रहे थे और उन लोगों का कहना है कि जब हवा तेज चल रही थी तो उसी पुल के ऊपर लेट गए थे, लेकिन एकाएक ये हादसा हुआ। इसकी वजह जो बताई जा रही है आंधी तूफान बताई जा रही है और इसी आंधी तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रखा है और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही 110 लोगों की जान चली गई थी और देखा था हमने किस तरीके से बरेली में तस्वीर आई थी कि एक व्यक्ति किस तरीके से उड़ करके हवा के झोंके के साथ कई फीट दूर नीचे चला जाता है और उसके हाथ और पांव में फ्रैक्चर हो जाता है। उस समय उस दरमियान आंधी तूफान में करीब 110 लोगों की करीब मौत हो गई थी, जिसको लेकर के तमाम जगहों से लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस पर कहीं ना कहीं सांत्वना व्यक्त की थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी हालात सुधरे नहीं है। कई जगहों पर आंधी तूफान आए, चाहे लखनऊ की बात की जाए, प्रयागराज, वाराणसी, कई जगहों की बात की जाए, यहाँ पर भी आंधी तूफान अभी कमोबेश जारी है और बारिश भी हुई है। लखनऊ में भी ऐसे ही हालात रहे और जो अभी जानकारी है कि लखनऊ में इसी आंधी तूफान की वजह से लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का एक टीन शेड जो है वो नीचे गिर गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें उसमें टीटी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका जो पैर है वो शेड के नीचे आ गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर भी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और क्रेन की मदद से जो शेड गिरा हुआ है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि प्लेटफॉर्म पर उसी वक्त हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस आ रही थी, लेकिन उसको रोक लिया गया था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ में, जहां पर चारबाग स्टेशन पर जो टीन शेड है वो गिर गया और इसके गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरपीएफ ने पूरा मोर्चा संभाल रखा और इसको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होते होते रह गया है और कहीं ना कहीं क्योंकि चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में जो यात्री आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस तरीके से टीन शेड का गिरना अपने आप में एक बड़े हादसे को न्योता देने जैसा था और बड़े हादसे में कन्वर्ट होने जैसा था। लेकिन गनीमत यही रही कि इस हादसे में अभी तक किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन टीटी के गंभीर रूप से घायल होने की बात निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि शेड उनके पैरों पर ही गिरा था और तमाम जो वहां पर पुलिस कर्मी या जो लोग थे वो शेड को हटाने का काम करते कि उनके पैर को निकाला जा सके। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? हाँ देखिए, अगर हमारी मौजूदगी अगर मैं बात करूँ तो रायबरेली के एक निजी होटल में है और यहाँ पर अगर मैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाल विकास सेवा एवं पौष्टाहार विभाग के अंतर्गत विधानसभा ऊंचाहार की 9 चयनित आंगनबाड़ी नियुक्ति पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा और वो भी उन्हीं के अपने विधानसभा से अब हाल में ही अभी कैबिनेट मंत्रालय मिला है। डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जो मंत्री हैं कैबिनेट में खाद्य एवं रसद विभाग, उनके द्वारा ये जो कि कार्यक्रम जिला के जो
बाल विकास सेवा पोषाहार विभाग है उसकी तरफ से ये रखा गया है। और ये तमाम सारे वो कार्यकर्ती हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, आप देखिए एक बार। और ये तमाम सारे वो अधिकारी लोग ये सब बैठे हुए हैं और ये तमाम सारे जो विजुअल आप देख रहे हैं इस समय लाइव, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार संजीदा है, कहीं ना कहीं देखिए चाहे वो मानदेय रहा हो, हाल में हमने देखा कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है 10,000 से लेकर के अब 17 से 18,000 19,000 कर दिया गया है। और उसको लेकर के अभी बढ़ाने के बाद फिर अब लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरण, और ये रायबरेली में तीसरा या चौथा ऐसा कार्यक्रम है जो कि हर विधानसभा के बीच में हमने लाइव कवर किया कि वहां से अदिति सिंह जो अमावा उनके जो विधानसभा सदर विधानसभा वहां से उन्होंने वितरण किया। सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी इसके पहले भी उन्होंने वो वितरित किया कुछ अपने क्षेत्र के जो उनके अपने हरचंदपुर के थे सताव ब्लॉक में। और आज ये शहर के एक निजी होटल में कार्यक्रम रखा गया है बाल विकास एवं पोषाहार विभाग की तरफ से, और ये कार्यकर्ती जो है आंगनबाड़ियां उनकी तरफ से उनको स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। आज ये कार्यक्रम है जिसके अभी आपसे कुछ देर बाद जो डिप्टी अगर मैं बात करूं तो मनोज पांडे हैं कैबिनेट मंत्री, वो आपसे थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और इन तमाम सारी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, एक जानकारी और भी चाहेंगे, क्योंकि क्या इस तरह की कोई जानकारी है कि कितने स्मार्टफोन इन लोगों को दिए जाएंगे? क्या सभी कार्यकर्तियों को दिया जाएगा या फिर कुछ लिमिटेड लोगों को ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे? क्योंकि जितने भी लोग हैं जिस तरीके से वहां पर है और स्मार्टफोन वितरण का ये कार्यक्रम है पूरा, तो अगर क्या इसकी कोई जानकारी है कि कितने स्मार्टफोन दिए जाएंगे और कितने लोगों को दिए जाएंगे? मैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मुख्य अधिकारी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे है और हमारे साथ है। आप हैं सर, आपका पूरा परिचय बता दीजिएगा। मैं सुरेंद्र कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी हमारे साथ अखंड और लाइव में है। तो इसमें सर सवाल है कि क्या कितने स्मार्टफोन वितरित होने हैं और क्या कार्यक्रम है आज के कार्यक्रम में? हमारे जनता जिसके माध्यम से समस्त कार्यवाही निगरानी करने में सहूलियत होगी। जैसे पुष्टाहार वितरण की बात करूँ, पुष्टाहार वितरण पॉलिसी व्यवस्था स्थापित किए जाने के लिए आज की डेट में सभी लाभार्थी उनके फेस का कैप्चर करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इसको करने से जितने हमारे पात्र लाभार्थी वही पात्र लाभार्थी कितने कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित होगा? आज टोटल 620 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरण किया जाना है, और यहाँ पे जो मौके पे नहीं आ पाई है उनको कल वितरण कर दिया। ये विधानसभा ऊंचाहार में 620 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। अगर मैं जनपद रायबरेली की बात करूँ, हमारे यहाँ टोटल 2835 संबंधित विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जा चुका है। तो मेरे जनपद की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनकी संख्या टोटल 2835 है, स्मार्टफोन से लाभान्वित है। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब तक ये ऊंचाहार विधानसभा की उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी है, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये आज वितरित होना है, आने वाले तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ये तमाम सारे प्रोत्साहन को लेकर जो दिक्कतें सामने आ चुकी, आज का जमाना डिजिटल हो चुका है, डिजिटल और सोशल मीडिया, तो इस दौर पर ये स्मार्टफोन का वितरित करना कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो कार्यकर्तियां हैं उनको जो है एक सरलता और एक अच्छे के साथ काम करने को मौका मिलेगा। बिल्कुल इंद्रजीत, कहीं ना कहीं साफ तौर पर डिजिटल जमाना होता जा रहा है और सब कुछ डिजिटल करने की एक मुहिम चल रही है, और इसी साथ साथ कहीं ना कहीं विभागों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। युवाओं, बच्चों को लेकर के कार्यकर्तियों को भी अब मोबाइल दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं कि वो स्मार्ट हो चुके हैं, और जो तमाम जो चीजें होती है उस विभाग से जुड़ी हुई उसके माध्यम से लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जा सके, और जो पहल होती है उसके माध्यम से उसको भी किया जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमें हमारे दर्शकों को देना पड़ेगा, और वो अगर हो सकेगा तो जब मिनिस्टर आएंगे और जब इन लोगों को फोन वितरण का कार्यक्रम होगा, तो अगर आप रहिएगा तो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश के पास चलते हैं, कानपुर हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज? देखिए कानपुर का GSVM जो मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, वहां पर जो है अब एक नई व्यवस्था जो है जो बायोमेट्रिक विभाग है वो लाने जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है जो लगभग 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, जिसके बनने के बाद में जो भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जो भी वहाँ के जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं उन सभी के मोबाइल में जो है उस सॉफ्टवेयर को
फीड कर दिया जाएगा और उससे होगा ये कि जो स्टूडेंट है जो बंक करके लेट नाइट पार्टी करते थे, जो ये डॉक्टर हैं जो लेट नाइट पार्टी करते थे, या जो लेक्चर के समय पर जो है जो डॉक्टर हैं या जो मेडिकल के कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं जो नहीं पहुंच पाते थे लेक्चर में और सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगा करके जो है भाग जाते थे, तो अब इस तरीके की जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं संजय कला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 से 15 दिनों में जो उनकी ये बायोमेट्रिक विभाग है वो एक सॉफ्टवेयर इजाद कर रहा है और कुछ ही दिनों में सभी स्टूडेंट के जो है जो फोन है उनमें ये फीड कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बहुत सारे ऐसे मामले आए थे जहाँ पर लेट नाइट जो है जो स्टूडेंट है वो निकलते थे और उनमें कई सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनके बाद में जो है कई लोगों की जो है उसमें जान भी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम होगी और इस जो ये जो ऐप बन रहा है उसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं जो लेक्चर बंक होता था इसमें जो है एक बड़ी जो है कामयाबी मिलेगी कि जो लेक्चर जो बंक हो रहा है वो ना हो सके। अखंड हाँ, तो बिल्कुल अमनीश, इस तरीके की शिकायतें आती हैं और जब स्टूडेंट्स क्लास को ही मिस करेंगे और बंक करेंगे और पार्टीज करेंगे तो इस तरीके की चीजें तो कहीं ना कहीं पहले से ही इसके बारे में सोच विचार जरूर करना चाहिए था, क्योंकि आज की स्थिति में बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है कि जब अटेंडेंस की वजह से उनको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाता तो फिर बवाल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सीन क्रिएट होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ऐसे समय में प्रबंधन के सामने भी बड़ी मुश्किल होती है कि आखिरकार बच्चों को समझाया और मनाया कैसे आ जाए, क्योंकि कई बार लोग होता है कि नहीं हम तो आए थे क्लास में, अटेंडेंस शीट में हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। ऐसे में अगर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा तो अपने आप में एक बड़ा ही अभूतपूर्व फैसला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद जो वहां पर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट हर चीज का विरोध भी करते हैं या किसी वजह से कहते हैं कि जानबूझ करके हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। क्या इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं जो छात्र हैं? देखिए कन अभी क्योंकि इस पर काम चल रहा है, विभाग जो है इस सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहा है। अभी ये सॉफ्टवेयर जो है छात्रों के फोन में नहीं डाला गया है, लेकिन क्योंकि पहले से जो जानकारी दी गई उसके एवज में जो है जो हम लोग जो है इस खबर को बता रहे हैं। और अभी फिलहाल छात्रों की तरफ से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात इस ऐप की अखंड एक और बता दें कि इसमें एक जियो टैगिंग के माध्यम से पूरी सीमा जो है कॉलेज के परिसर की तय कर दी जाएगी। अगर कोई भी छात्र उस कॉलेज के परिसर से बाहर जाता है और वो बाहर कदम रखता है तो सबसे पहले जो है एक अलर्ट का जो मैसेज है वो साफ तौर पर सबसे पहले जो है उनके माँ बाप को जाएगा। और जिसके बाद जो है माँ बाप को ये पता चल जाएगा जो उनका जो बेटा है या बेटी है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने गई है वो जो है इस समय कॉलेज से बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है अगर कहा जाए मेहनत के साथ में जो है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो बायोमेट्रिक की जो विभाग की टीम है वो इस पर काम कर रही है और 10 से 15 दिनों में जो है इसको तैयार भी कर लेगी। फिर आने वाले समय में जैसा आप जरूर कहते आपने जो बताया है कि हो सकता है कि इसका कोई विरोध हो, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। अखंड हाँ, बिल्कुल अमरीश, होना भी नहीं चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए ही है और उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है उनके माँ बाप के पास भी जाएगी तो इसका विशेष ध्यान रखना भी चाहिए। कई ऐसे मामले होते हैं, कई बार हमने देखा भी है कि बच्चे अपने माँ बाप को झूठ भी बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है, स्कूल में छात्र ज्यादातर यही करते हैं। कई बच्चों के साथ इस तरह की स्थितियां होती है, कई बार इसी वजह से कोई हादसा भी हो जाता है जिसके बाद माँ बाप को भी बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इस पहल से कहीं ना कहीं न सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ साथ बल्कि उनके माँ बाप को भी उनकी हर गतिविधि के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी पहल कहेंगे जो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए वहां पर लाई जा रही है। फिलहाल इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्या अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि जिस तरीके से आंधी, बारिश और तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कहर सा बरपा दिया है, एक बार फिर से लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि नौतपा चल रहा है और नौतपा को 5वां दिन है। ऐसे में जिस तरीके से मौसम में तब्दीलियां देखने को मिली है, आंधी, तूफान, बारिश, और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि पोल उखड़ जा रहे हैं, पेड़ गिर जा रहे हैं, तार टूट के नीचे गिर जा रहे हैं और बारिश मूसलाधार हो रही है। वाराणसी में तो बारिश इतनी ज्यादा हुई कि बीएचयू गेट के सामने पानी भर गया। इतनी बारिश हुई कि हालात वहां पर बेकाबू हो गए। सहारनपुर से भी एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो ये मौसम है इसको लेकर के चिंता का विषय जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सहारनपुर में भी एक मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी से चीजें, जो पानी नीचे गिर करके आया उसकी वजह से कई गाड़ियां, करीब 10 गाड़ियां, ट्रैक्टर जिसमें भी शामिल है, वो भी बह गए। तो तमाम इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश से और कहीं ना कहीं नौतपा के दरमियान इस तरीके से मौसम में इतना बड़ा बदलाव, क्योंकि जिस नौतपा में
रूह लोगों की कांप जाती है कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में 5वें दिन के भीतर ही मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है, लेकिन जहां कहीं भी हालात बेकाबू हो गए हैं, कई जगह तूफान की चेतावनी दी गई है, बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है और बारिश हुई भी है। चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए। अब झांसी से भी एक ऐसी तस्वीर आई जहां पर यूनिपोल 5 कुंटल बहुत ही हैवी यूनिपोल भी इस आंधी तूफान की वजह से नीचे जमींदोज हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एक भयानक तस्वीर के रूप में जिस तरीके से आंधी तूफान ने पूरे प्रदेश में कहर बरपा रखा, और ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन हादसों में कई लोगों की जान चली गई। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से हमीरपुर में हादसा हुआ, वहां पर 6 मजदूरों की उस स्लैब के गिर जाने से उसके नीचे दबकर मौत हो गई। तो जिस तरीके से हादसा हुआ अपने आप में एक बड़ा दर्दनाक और भयावह हादसा था, क्योंकि शहर हमीरपुर से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है और बेतवा नदी पर यह निर्माणाधीन पुल बन रहा था और इसको दिसंबर 2026 में कंप्लीट भी होना था। ऐसे में जिस तरीके से वहां पर तेज आंधी आई, तूफान आया, जिसकी वजह से लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो स्लैब है वो नीचे गिर गया। लेकिन इस स्लैब के गिरने के बाद फिर एक बार कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पर कि आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है कि जब आंधी और तूफान चल रहा होता है तो ऐसे में भी काम कराने की ऐसी क्या मजबूरी है। जब काम को पूरा करना है, जरूरी नहीं है कि वो काम तय समय के भीतर ही हो जाए। और जब पता था, जब मौसम विभाग ने पहले ही से अलर्ट जारी कर रखा था कि वहां पर एक तूफान आ सकता है, हवा बड़ी तेज चल सकती है, तो ऐसे में 2 शिफ्ट में जो काम कराया जा रहा था उसको कराने की क्या आवश्यकता थी? क्या जिंदगी से बढ़कर लोगों का काम है? जब पता था कि इतनी बड़ी वहां पर इतनी तेज आंधी तूफान है तो लोगों को पहले ही हटाना चाहिए था। और कैसे वहां पर इस लापरवाही के साथ वहां पर काम हो रहा था कि जो निर्माणाधीन पुल है उसके नीचे लोग चाहे आराम कर रहे थे, चाहे सो रहे थे, कैसे सो रहे थे? क्योंकि वैसे भी बहुत सारे हादसे हुए और ऐसा नहीं कोई पहली बार है। हमने 2026 में ही देखा था किस तरह चंदौली में भी इस तरीके का हादसा हुआ, कहीं गाटर गिर गए, कहीं रेलवे ओवरब्रिज का जो निर्माणाधीन पुल था वो गिर गया। सॉरी, इस तरीके के कई हादसे हुए हैं, लेकिन इन हादसों से भी कोई सीख नहीं लेता है। इन हादसों से किसी ने भी, अधिकारी ने या फिर कोई विभाग, इससे पता नहीं क्यों नहीं सीख लेता है। क्या लोगों की जिंदगी से बढ़कर है? क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि इसी तरीके से जो निर्माणाधीन पुल है उसके स्लैब के नीचे दब करके वो खत्म हो जाए? क्या इतनी सस्ती है लोगों की जिंदगियां? या मजदूरों की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है? माफ कीजिएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हो रहा है और कई गंभीर सवाल वहां पर प्रशासन के साथ साथ जो वहां के चेयरमैन है उन्होंने भी उठाए हैं कि आखिरकार क्या वजह थी कि जब आंधी तूफान चल रहा था तो उस दरमियान भी काम कराया जा रहा था मजदूरों से। 2 शिफ्ट में काम कराने की बात आ रही है, दिन और रात में, तो जल्दबाजी में काम कराया जाता है, लेकिन कोई प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। आपको लगता था कि वहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई है तो आपको वहां पर नहीं मजदूरों से काम कराना चाहिए था। जो भी ठेकेदार था तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों आखिरकार वहां उन मजदूरों से काम कराया जा रहा था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और भले ही जो राज्य सेतु निगम है उसने कह दिया है कि हम जांच कराएंगे, पर जांच कराने से क्या स्थितियां बदल रही हैं? हमने देखा था कुछ दिन पहले ही कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान ने किस तरीके का कहर बरपाया था। कई लोगों की जान प्रयागराज, भदोही, अन्य जिलों में चली गई। 110 से 111 लोगों के करीब लोगों की मौत हो गई। उसके बावजूद जब इन हादसों को लेकर के जब मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा और रेड अलर्ट टाइप की चीजें हैं उन्होंने वो जारी किया था, उसके बावजूद भी आपने कोई सबक नहीं लिया। आप लगातार मजदूरों से काम कराते चले गए। क्या उनका कसूर इतना है कि वो अपने रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहां पर काम करने के लिए गए थे? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ठेकेदार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या इसी तरीके से लोगों से काम करवाना, उनकी जिंदगी को जोखिम में डालना, उनकी जिंदगी को यूं ही खत्म कर देना कि पुल के नीचे, एक स्लैब के नीचे गिर करके उनकी मौत हो जाए? उन रोते बिलखते परिवारों की आपने देखा है? उनके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है उनको देखा है? लेकिन शायद इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जिंदगी है लोगों की बहुत सस्ती है, ये मजदूर मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर भी सवाल यही है, एक जिंदा सवाल रह जाएगा। उनकी तो मौत हो गई, लेकिन सवाल हमेशा ही जिंदा रहता है उसके साथ कि आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? इसके लिए कौन है वो जिम्मेदार? क्या उसके ऊपर कोई गाज गिरेगी? उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन इन हादसों को रोका भी जा सकता है। इन हादसों के होने से पहले आप अगर कोई प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हैं तो शायद इन हादसों को रोका जा सकता है, लेकिन एक्शन तो लेना ही नहीं है।
आप सोचिए कि इस आंधी तूफान में जब ये तस्वीरें आती हैं कि किस तरीके से वो यूनिपोल के साथ साथ शेड के साथ व्यक्ति जो उड़ करके चला जा रहा है और मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है, उसके बावजूद भी लोगों से काम कराया जा रहा है। और जब इतनी तेज आंधी तूफान था, रफ्तार थी, तो लोग वहां नहीं भी मान रहे थे मजदूर, तो आप लोग क्या करने के लिए थे? आप लोगों को कम से कम वहां पर हटाना चाहिए। लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है, उनकी जिंदगी का मूल्य है। अगर आप नहीं उनकी जिंदगी का मूल्य समझते हैं तो शायद उनके परिवार वालों को के बारे में आपको सोचना चाहिए, जो इस वक्त चीख पुकार मची है वहां पर, जो रोते बिलखते परिजन है, वो किस तरीके से समझाएंगे? क्या समझाएंगे? क्या जो सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया, क्या उससे उनका जिंदगी, उनका घर चल जाएगा या वो खोया हुआ व्यक्ति उनको वापस मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। जिसके हाथ पैर में चोट लगेगी, क्या 50,000 के मुआवजे से उनकी जिंदगियां बन जाएंगी? नहीं बन पाएंगी। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन समझ से परे है कि आखिरकार क्या कारण है कि लगातार इन हादसों के होने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी सबक नहीं लेता, कोई भी विभाग सबक नहीं लेता। इस तरीके के एक नहीं एक दर्जन से अधिक मामले होंगे और हमने देखा है किस तरीके से कहीं गाटर गिर गया, कहीं निर्माणाधीन स्लैब गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है कि आखिरकार क्या करते हैं? क्या विभाग के कर्मचारी, जो इंजीनियर, जो अधिकारी हैं, क्या वो केवल तनख्वाह वहां पर घूमने की लेते हैं? क्या कोई काम नहीं है उनके पास? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ रोहित हमीरपुर से बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके का ये दर्दनाक हादसा हुआ है, हमने अपने दर्शकों को भी बताया है, जांच की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जब मौसम विभाग ने वहां पर अलर्ट जारी किया हुआ था, तो क्या ऐसी मजबूरी थी? कौन सा ऐसा जरूरी था? कौन सा ऐसा काम की तेजी थी कि उस मौसम में भी, इस खतरनाक मौसम में भी लोगों को रात में काम करने के लिए छोड़ दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया? आप बिल्कुल अखंड देखिए, बड़ी लापरवाही है और ये तो सीधे-सीधे ये कहा जा सकता है कि मजदूरों को मौत के मुँह में डालने का काम जनपद हमीरपुर में किया गया है। जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था और लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे कि 60 से 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है। उसके बावजूद भी रात में मौसम ऐसा नहीं है कि एकदम कोई मौसम खराब हुआ हो। बीती शाम जो है मौसम धीरे-धीरे खराब हुआ, मौसम बिगड़ा, बादल छाए, उसके बाद धीरे से हवाएं शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार थे, जिम्मेदार वहां पर लोग थे, उन्होंने मजदूरों को काम करने दिया। ये बड़ी लापरवाही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम देर रात्रि से ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। लगभग 3 बजे से 2:30-3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था और सुबह 8:30-9 बजे तक सारे 100 जो 600 मजदूरों के 100 थे उनको निकाल लिया गया था और 3 जो मजदूर थे वो रात में ही रेस्क्यू कर लिए गए थे। घटनास्थल पर डीएम, एसपी मौजूद रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद सूचना ये भी आई है कि डीआईजी बांदा चित्रकूट भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये सारे अधिकारी जब कोई घटना हो जाती है तभी मौके पर पहुंचते, उससे पहले निरीक्षण करते, जो ठेकेदार हैं या जिम्मेदार इंजीनियर हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश देते कि जो मौसम, देखिए इस समय गर्मी भी एक तरफ कितनी भीषण पड़ रही है, तो ऐसे में तो जो मजदूरों से काम है वो कहीं ना कहीं एक समय निश्चित किया गया है कि दोपहर में भी काम नहीं करेंगे, सुबह टाइम 10 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से काम करेंगे, लेकिन रात्रि में बिना सुरक्षा मानकों की काम करना कहीं ना कहीं जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है अखंड। अब सबसे बड़ी बात है कि वही तो बात है कि ना मानक पूरे हैं, ना इन हादसों, जो पुराने हादसे उनसे कोई सबक है, और तमाम जो अधिकारी हैं जिनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है सरकार से, उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या उनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इतना अनुभव है, उस अनुभव का आप ऐसा इस्तेमाल करें कि जिससे इन लोगों की जिंदगियां बच सकें? आप तो उनको मौत के मुंह में डालने का काम करते हैं, जबकि रोहित भी बता रहे हैं, मौसम विभाग भी बता रहा है, सब कुछ बता दिया। क्या आपके पास जानकारी नहीं है? क्या आपको पिछले हादसों की तस्वीरें या पिछले हादसों से आपने कोई सबक नहीं लिया और आपने लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया, छोड़ने की आपने छोड़ दिया कि मौत के मुंह में समा जाओ? रोहित, एक सवाल ये है कि जब 2 शिफ्ट में काम कराने की बात आ रही है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी गति से आप काम कराने जा रहे थे कि आपको इस भीषण तूफान में भी लोगों से काम कराने की आपको जरूरत पड़ गई कि आपको काम कराना ही कराना था? क्या उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? उस ठेकेदार का क्या नाम है? उसकी कंपनी का क्या नाम है? कम से कम जाने तो कि इस तरीके से मौत के मुंह में जो मजदूर हैं उनको डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये तो सीधे सीधे लापरवाही है। रात में काम कराना, वो भी बिना सुरक्षा मानकों के, ये तो सीधे सीधे लापरवाही है। लेकिन अखंड एक सवाल और उठता है कि किसी पुल की कोठी का धस जाना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा जो पुल है वो कोठियों के सहारे खड़ा होता है, जो पिलर होते हैं उनके सहारे खड़ा होता है। और अभी तो निर्माण चल रहा था और नई कोठी थी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी हो, 10-20 साल पुल चल चुका हो उसके बाद ये धसा हो, लेकिन नया
निर्माण ही अगर धंस जाए तो एक बड़ा सवाल होता है। पूरी कोठी गिर गई, उसके बाद जो स्लैब था, स्लैब उसके ऊपर गिर गया, फिर तो मजदूरों की क्या दशा दुर्दशा हुई है। भगवान जाने जिस तरीके से 3 मजदूरों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन लगभग 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद ही जो 6 मजदूर हैं उनको उनके शवों को निकाला जा सका है अखंड। अब यही बात है ना कि आखिरकार उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। कुछ भी हो, शायद किसी विभाग को, शायद उस ठेकेदार को, शायद उन इंजीनियरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन परिवारों पर जो फर्क पड़ रहा होगा, जो उनके ऊपर इस वक्त बीत रही होगी, वो उनका दिल ही जानता होगा। लेकिन फिर भी जो भी जिम्मेदार है, जिन्होंने मानकों का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने मानकों के परवाह किए बगैर या सुरक्षा मानकों को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई बनती है। रोहित, एक काम आपने कीजिएगा और पूछिएगा भी उन अधिकारियों से कि आखिरकार अभी तक उस ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि नया ये पुल बन रहा था, ऐसे में इस तरीके से इसका ध्वस्त हो जाना, गिर जाना सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या उसकी क्वालिटी में भी कोई कमी थी, क्या वहां पर जो मानक पूरे करने चाहिए थे वो मानक पूरे नहीं किए गए। इसको लेकर के भी जरूर सवाल कीजिएगा रोहित। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अब्दुल्ला बने हुए मुरादाबाद से। अब्दुल्ला, कौन सी खबर है मुरादाबाद से आज? जी बिल्कुल अगन सर, मुरादाबाद से बता देते हैं। देखिए, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं ईद उल अधा का फेस्टिवल भी चल रहा है, उसी पर बिजली कटौती होना, और बिजली कटौती लगभग 12 से 18 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। और अधिकारियों से जब संपर्क किया जा रहा है तो उनके सीओजी नंबर से कॉलें रिसीव नहीं की जा रही है। उसी पे ईद उल अधा पर पब्लिक मुरादाबाद की इतनी परेशान हो चुकी है कि कोई भी बिजली अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं होता है कि क्यों बिजली कटौती की जा रही है, क्या समस्या है। तो अब्दुल्ला, अगर आखिरकार इस तरीके से किसी त्योहार पर, या यूं कहें कि हम इस वक्त तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो बिजली कटौती को लेकर के परेशान है, लेटर लिख रहे हैं आप मंत्री ए.के. शर्मा को। लेकिन इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों को आप लोग फोन मिलाते हैं तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है कि इतने बड़े टाइम पीरियड के लिए बिजली काट दी जा रही है? इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है, अधिकारियों को कॉल करके जब संपर्क किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि बिजली कटौती क्यों करी जा रही, तो उनके पास कोई कारण नहीं है। मतलब ऐसी बातें घुमा कर कॉल काट देते हैं, सीधे से कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया जाता अधिकारियों की तरफ से। न एक्शन साहब कॉल रिसीव करते हैं, न एसपी साहब रिसीव करते हैं, एसडीओ साहब कभी रिसीव करते हैं, जय साहब का सीओजी नंबर बिजी जाता रहे। कंट्रोल रूम तो सर कॉल ही रिसीव नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, अगर इस तरीके की स्थितियां रहेंगी, कंट्रोल रूम कॉल नहीं पिक करेगा, अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाएंगे और इस तरीके से लगातार बिजली को लेकर हाहाकार मचेगा, तो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार जिन कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं, आखिरकार वो कंधे खुद इतने बोझ से दबे हुए हैं कि ना तो वो जनता के सवालों का बोझ उठा पा रहे हैं, ना उनका जवाब दे पा रहे हैं। तो आखिरकार इस तरीके की स्थितियां कब तक बनी रहेंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अब्दुल्ला ने बताया कि मुरादाबाद की इस तरीके की स्थिति है कि कई घंटे तक वहां पर लाइट नहीं आ रही और इस वक्त त्योहार भी चल रहा है, और ऐसे में लाइट ना आना अपने आप में बड़ी परेशानी का सबब है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने त्योहार को मनाने के लिए कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में बिजली को एक ही मात्र सहारा मानते हैं। और अब वैसे में वो लाइट ना मिलना अपने आप में एक गंभीर विषय है। फिलहाल इस खबर को लेकर के जरूर बात कीजिएगा अधिकारियों से अब्दुल्ला, और पूछिएगा कि आखिरकार क्या कारण है, इतने घंटे की बिजली कटौती हो रही है। उनसे जाकर के बात करिए, अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो शायद दफ्तर पर मिलेंगे, और शायद दफ्तर पर नहीं मिलते हैं तो जो उनके चीफ हो उनके पास जाइएगा और पूछिए उनसे सवाल कि आखिरकार इतनी भारी कटौती इस गर्मी में, जबकि नौतपा चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो आखिरकार कैसे आप इस कटौती में लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब्दुल्ला ने बताया, मुरादाबाद में भी हालत बहुत खराब है और कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं बिजली को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो उसकी हालत है वो बहुत खराब है। फिलहाल बहुत सारे दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दावे हैं उनमें और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ग्राउंड्स में तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है, उन दावों को पूरी तरीके से झुठलाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम लखनऊ की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गंभीर बिजली संकट की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी वहां पर लगातार दिन रात जो बिजली कर्मी हैं वो लोगों को लाइट देने के लिए प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप ग्रुप है, मैसेजेस हैं बाकायदा, उसमें फोटोग्राफ्स भी आती है कि किस जगह पर बाकायदा मैसेज भी आता है कि ये फॉल्ट है। लेकिन एक समस्या और भी है,
जो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और इसके लिए कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी जिम्मेदार है। ये मानना पड़ेगा उपभोक्ताओं को कि कई घरों में अगर मान लीजिए कि लोड उन्होंने 2 किलोवाट का ले रखा है, 1 किलोवाट का ले रखा है, 3 किलोवाट का ले रखा है, लेकिन उनके घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट। इसका कहने का मतलब है कि जितना लोड सैंक्शन करा रखा है उससे कहीं ज्यादा लोड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही घर नहीं, उस इलाके में कई सारे घर होते हैं, जिसके बाद एक ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है और कई बार ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी क्षमता का वो लोड होता है उससे कहीं ज्यादा वहां पर उसके ऊपर भार पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। कई ऐसे इलाके हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज है, वहां पर इस तरीके की समस्या खास देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि यही नहीं होता, बल्कि लाइट आती भी है तो वोल्टेज लो हो जाता है, डिम हो जाता है। कारण क्यों है? क्योंकि जो लोड होता है वो कहीं ना कहीं जब बढ़ता है तो उसकी वजह से वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लो हो जाता है वोल्टेज, और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तमाम ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी से तस्वीरें और इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। और अगर वही बात की जाए जहां एलडीए की कॉलोनी है या फिर अन्य जो आवास विकास की कॉलोनी है, जहां पर प्रॉपर कनेक्शन दिया गया है, वहां पर उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, वहां पर इस तरीके की समस्याएं कम देखने को मिलती है उन इलाकों में। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज बची हुई हैं, जो जहां पर बड़ी तादाद में एक के बाद एक कई घर बने हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े घर बने हुए हैं, वहां पर इस तरीके की बिजली समस्या की बातें जो है वो आम हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिलता है। बहुत जगहों पर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी विभाग कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि पहले से ही उसको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और विभाग की तरफ से भी बोला जाए तो कई जगहों पर इस तरीके की चीजें भी आती हैं। हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरीके से लखनऊ में ही जब बिजली चोरी की घटना को लेकर के जो बिजली कर्मचारी हैं, जेई हैं, वो अपनी टीम के साथ जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाता है। और ये कोई एक घटना नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। फिर भी विभाग को पुलिस प्रोटेक्शन के साथ साथ ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए और कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और लाइन लॉस के साथ बिजली समस्या बनती जा रही है और जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर भी कदम जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल विभाग लगातार काम कर रहा है कि लोगों को लगातार बिजली मिलती रहे और उसमें आपूर्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसकी वजह क्या यूं कहे कि कई बार बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों में खासा रोष भी है, आक्रोश भी है। पहले प्रीपेड मीटर ने लोगों को रुलाया और अब बिजली लोगों को रुला रही है, इसलिए लोग परेशान हैं, हैरान हैं और लगातार बिजली की समस्या से उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहाल है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस नौतपा में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और जिस तरीके से आंधी तूफान और बारिश है, इससे लोगों को थोड़ी जरूर राहत मिली है। जो तापमान है उसमें गिरावट आई है, लेकिन आगे कहीं जो तूफान है या आंधी है ये और हालात खराब ना कर दे, ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एक बार हमारी फिर से होगी आपसे मुलाकात सोमवार को 12 बजे 12 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।